हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए टेस्ट नंबर 2 करेंगे। ठीक है, ये दृष्टि का है जैसा आप देख ही रहा है सामने। और इसमें कंटेंट रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे ज्योग्राफी के, इन्वायरमेंट के और एग्रीकल्चर के। ठीक है, करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने परसों अपलोड की थी शायद, है ना। तो मार्च 2024 तक कवर हो गया। इसके बाद वीडियो मिलेगा आपको अप्रैल फर्स्ट वीक का। ठीक है, 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का वीडियो आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इनको देखते रहना। ठीक है, ये पीडीएफ जो है, ये वीडियो है करंट अफेयर्स के, ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। और इस टेस्ट को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो एक काम कीजिए, आप लोग मैप को साथ में रखें। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी का टेस्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैपिंग के भी मिलेंगे, तो वो हेल्प करेगा। वैसे जहाँ तक संभव होगा मैं लगा ही दूंगा मैप, इन केस खुद से देखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होता है। देखें, पहला क्वेश्चन करें अब। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 के बारे में पूछा है। बट हम लोग 22 की चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग 23 की चर्चा करेंगे, क्योंकि 23 की रिपोर्ट भी अब आ चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग 2023 का देख ले रहे हैं, एयर क्वालिटी के बारे में क्या रिपोर्ट है, क्या डेटा है भारत के बारे में। अगर इस बार की रिपोर्ट देखते हैं आप, एयर क्वालिटी के बारे में, खासतौर से इंडिया की रैंक हो, चाहे वो इंडिया का पार्टिकुलेट मैटर का डेटा हो, 2.5 का डेटा हो, या कॉन्सेंट्रेशन की बात हो, तो यहाँ पे ये डेटा जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है 2023 में। जैसे पहला फैक्ट आपको इंडिया के बारे में जानना है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है। तीसरा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है, यानी अगर 2023 की रैंक पूछे तो तीसरी लगानी है। 2022 में जो रैंक थी ये 8वीं थी। क्लियर है, ये 2023 का डेटा मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और दूसरा फैक्ट हम लोग जानेंगे, ये जो पार्टिकुलेट मैटर पढ़ते हैं 2.5, है ना। 2.5 का मतलब यहाँ पे साइज से होता है, 2.5 माइक्रोमीटर है। 2.5 माइक्रोमीटर या फिर इससे कम साइज है पार्टिकल का, तो वो 2.5 में आता है। पीएम 2.5 में से काउंट किया जाता है। माइक्रोमीटर ये तो साइज है ना, तो समझ रहे हो ना, ये डायमीटर, ये 2.5 डायमीटर है ना, पार्टिकल का डायमीटर, व्यास। अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जो मनुष्य के बाल हैं जो, है ना, मनुष्य के बाल का अगर आप साइज़ देखेंगे तो ये 50 से 180 माइक्रोमीटर तक रहता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 नैनोमीटर के इनका साइज है, तो ये बाल से भी कितने छोटे साइज के हैं। यानी बालों का जो डायमीटर है वो 50 से 180 माइक्रोमीटर रहता है नॉर्मली। ठीक है, तो अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है 2023 की रिपोर्ट के बारे में, कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं, टॉप 10 की अगर बात करें, तो टॉप 10 में 9 सिटी ऐसी हैं जो भारत से बिलोंग करती हैं। ठीक है, 9 आउट ऑफ 10 सिटीज़ ऐसी हैं जो भारत से बिलोंग कर रही हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन अगर पूछेगा, बनाता है पीसीएस रिपोर्ट के बारे में, तो ये सारे फैक्ट आपको दिखेंगे। चौथा फैक्ट पढ़ना है, अगर दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी के बारे में पूछे, तो सिटी में भी भारत का ही स्थान है, और उस शहर का नाम है बेगूसराय। ठीक है, बेगूसराय। यहाँ पे सारे फैक्ट 2022 से बिल्कुल अलग है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बेगूसराय जो बिहार का है, ये क्या है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, ये इंडिया का ही नहीं बता रहा हूँ, ये ओवरऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। चलिए, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 9 सिटी, टॉप 10 में 9 सिटी भारत से ही लाई कर रही हैं, जिसमें ये बेगूसराय हो गया, गुवाहाटी हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, लाहौर बोल रहा, न्यू दिल्ली, ठीक है, देख लिया, सिवान हो गया, सहरसा हो गया। ऐसे मतलब ये 9 जानने की ज़रूरत नहीं है आपको, टॉप जो है वो जानना है। बेगूसराय देख लिया हमने। चौथा हो गया फैक्ट। अब यहाँ पे पाँचवा फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि ठीक है, तीसरी रैंक भारत की है, तो सबसे, अगर देशों में बात करें तो सबसे पॉल्यूटेड देश कौन सा है, तो सबसे पॉल्यूटेड देश है बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश है, इसकी पहली रैंक है। दूसरा स्थान है पाकिस्तान का। ठीक है, ये पाकिस्तान की दूसरी रैंक है पॉल्यूटेड सिटी में, पॉल्यूटेड कंट्री में। और तीसरा देश जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है वो हम लोगों ने इंडिया देखा। क्लियर है, तो देश के हिसाब से देख लिया, सिटीज़ के हिसाब से देख लिया, पीएम कॉन्सेंट्रेशन देख लिया। कॉन्सेंट्रेशन नहीं देखा अभी, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग देखेंगे। अगर 2022 का देखें, बिल्कुल माइन्यूट सा फ़र्क है, लेकिन रैंक में बहुत फ़र्क आ गया। पीएम 2.5 का अगर देखें हम लोग डेटा, ये जो औसत एवरेज जो था, ये था 53.3 ग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर हम लोग 2023 की बात करें तो यही डेटा थोड़ा सा बदल जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट है वो अलग है। ठीक है, और पार्टिकल के साइज की यूनिट अलग है। कॉन्सेंट्रेशन तो वजन में नापा जाएगा ना, इसलिए वो ग्राम में आपको दिख रहा है, या फिर माइक्रोग्राम में दिखेगा। ये माइक्रोग्राम है, माइक्रोग्राम है, 53.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। 2023 का जो डेटा है वो है 54.4
माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये डेटा याद रखना है, इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये फालतू में नहीं लिख रहा हूँ। अगर इंटरव्यू में ही पूछ लेगी अभी वर्तमान का PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन कितना है भारत का, तो कम से कम याद रहे, हाँ ठीक है, लगभग 55 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। पर मीटर क्यूब का मतलब है कि 1 घन मीटर का डिब्बा ले लीजिए कोई, ठीक है, वॉल्यूम ले लीजिए, उस वॉल्यूम में आप मेज़र करेंगे तो ये जो छोटे साइज़ के डस्ट है ना, डस्ट है, धूल है, ये आपको वजन इतना दिख जाएगा उसका 54.4। तो इतनी बातें याद हो जाएंगी। मैं फिर से रिकॉल कराता हूँ। इंडिया के बारे में पढ़ा था। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है, ठीक है। पहला बांग्लादेश है और दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा भारत का स्थान आता है। PM कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने पढ़ा 2.5 का, ये 2022 में 53.3 था और 2023 में 54.4 था, 4 है मतलब। क्लियर है। 10 शहर जो दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, उनमें से 9 शहर भारत से लाई करते हैं, ये फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके अलावा अगर शहर के बारे में पूछे कि दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर कौन सा है, सिटी कौन सा है, तो बेगूसराय लगाना। तो ये इतनी बातें थी, ठीक है। चलिए दूसरा कर लीजिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया? इस एटलस को जारी करने वाली जो इंस्टीट्यूशन है वो है राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, ठीक है। बी ऑप्शन, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर लिखा है ना, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कंज्यूमर राइट डे पूछा जाता है। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व करते हैं। और अगर हम लोग नेशनल की बात करें कि नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे की बात कर रहा हूँ, तो ये 24 दिसंबर याद रखना। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे ऑब्जर्व करते हैं। ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ये कंज्यूमर राइट डे है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे है 15 मार्च। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 का आयोजन किया गया? देखिए ये तो आसान है, यहाँ पे जल की बात हो रही है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट है। एक प्रोग्राम चल रहा है ना जल शक्ति अभियान का, कैच द रेन 2023 है ना, इसी से शुभारंभ हुआ था ये अभियान, कैच द रेन 2023, पुराना करंट अफेयर है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, एरिथ्रिटोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, एक स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एरिथ्रिटोल। इसलिए उन्हीं लोगों को दिया भी जाता है, रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर से, खासतौर से जो जिनके पास मोटापा है ना, जो मोटे होते हैं या फिर जो डायबिटिक हैं, ये सारी चीज़ें। और ये काम क्या करता है, ये प्लेटलेट्स को एक्टिव करता है, और प्लेटलेट्स अगर एक्टिव हैं तो फिर ब्लड सेल्स एक्टिव रहती हैं, तो ये ठीक है, जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे दोनों बातें सही हैं एरिथ्रोटोल के बारे में। 5 का ए हो जाएगा, कर लेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन देखिए, मार्च 2023 में भारत और किस देश के बीच सैन्य एक्सरसाइज बोल्ट कुरुक्षेत्र का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? बता दीजिए जल्दी से, बोल्ट कुरुक्षेत्र किसके साथ होता है? सिंगापुर के साथ होता है। कल करंट अफेयर्स में देखा था, ये मैप पे भी देखा था ना, मलेशिया वगैरह, सिंगापुर वगैरह। मलेशिया का कुछ हिस्सा जो है वो बोर्नियो आइलैंड पे भी है, ये सारी चीज़ें दिखाई थी मैप पे। आप लोगों ने कमेंट भी किया था, मैंने पूछा था एक क्वेश्चन कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी बोर्नियो आइलैंड पे, उसका नाम क्या है? नूसंतारा। 7वां क्वेश्चन है, कलक्कड़ मुंडनथोराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये न्यूज में था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु से हम लोग 2-3 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं, जैसे पिछले साल से हम लोग सत्यमंगलम तो पढ़ते ही आ रहे हैं ना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है। एक मुदुमलाई टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पढ़ते हैं, और ये भी पढ़ लिया कलक्कड़ मुंडनथोराई। अगर इसको नहीं अभी तक पढ़े थे तो ये भी आज सीख लिया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए 8वां क्वेश्चन, अट्टुकल पोंगाला त्यौहार ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये केरल राज्य में मनाया जाता है, और इसको करंट अफेयर्स में भी कवर किया है ना। उसमें हम लोगों ने सीखा था कि ये एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा पर्व है जहाँ पे जिसके उपलक्ष्य में सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे महिलाएं इकट्ठी होती हैं। इस बार की अगर बात करें तो 15 लाख महिलाओं ने भाग लिया था इस उत्सव में, ठीक है। इसी वजह से न्यूज में था अट्टुकल पोंगल, तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे महिलाओं से है, ध्यान रखना। महिलाओं का यहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़बरदस्त रहता है। केरल हो गया आंसर। 9वां क्वेश्चन देखिए, बाड़ी बरोरा राजमार्ग पर स्थापित विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या रखा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है। बम्बू तो समझ रहे होंगे ना भाई, बांस का बैरियर बनाया जब तक कि एक्सीडेंट ना हो पाए, है ना। तो यहाँ पे स्टील से थोड़ा सा निर्भरता कम हुई है और बैम्बू से बनाया गया है, तो ये थोड़ा सा खास है, इसका नाम रखा गया था बाहुबली, ठीक है, बाहुबली।
10वां क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय नौसेना जहाज ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023, कटलास, यहाँ पे इंग्लिश देख लिया कीजिए, कटलास एक्सप्रेस 2023 में भाग लिया। ये समुद्री अभ्यास है, ठीक है, मराइन एक्सरसाइज है। और हमारा जो इंडियन नवल शिप था इसका नाम है INS त्रिकंद, ठीक है, INS यानी इंडियन नवल शिप जो होता है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2023 एबेल पुरस्कार जीता? एबेल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है, जल्दी से बताएं। इनका नाम है लुइस कैफ्रेली, ठीक है, और ये प्राइज़ दिया जाता है मैथमेटिक्स में, है ना, तो आसान है। देखें 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता? वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं 2023 की, ठीक है, 2 लोगों ने जीता है, निखत जरीन है और लवलीना ये बोरगोहेन है। यहाँ पे 1 और 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट होते हैं, खासतौर से महिला से संबंधित अगर कोई प्रश्न रहता है तो उस पर थोड़ा जोर दिया कीजिए, चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने के। हो जाएगा ये। चलिए 13 देखिए, कौन सा घटक किसी विशेष क्षेत्र में वनस्पति पैटर्न को आकार देने में सबसे अहम भूमिका निभाता है? जहाँ पे हिंदी समझ में नहीं आए, खासतौर से एनवायरनमेंट के क्वेश्चन जो होते हैं, तो इंग्लिश भी देख लिया करो। इस प्रश्न का पूछने का मतलब यह है कि किस क्षेत्र में पेड़ छोटे आकार के हैं, किस क्षेत्र में पेड़ों का आकार बड़ा होता है, पत्तियां छोटे आकार की होती हैं या फिर पत्तियां बड़े आकार की होती हैं, या फिर पेड़ ही नहीं होते हैं, डेजर्ट रहता है, या फिर बहुत कम पेड़ हैं, पत्ते वाले पेड़ नहीं है ना, कांटे वाले पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, कैक्टस वगैरह हैं, या फिर भर के फॉरेस्ट हैं। इसके अलावा हम लोग एक चीज़ और बोल सकते हैं कि हो सकते हैं कि वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें जो मेन फैक्टर है, मेन जो क्रूशियल रोल जो अदा करता है जो फैक्टर, वो कौन सा हो सकता है? ऑप्शंस इतने आसान दिए हैं कि इसमें कोई सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन है प्रेसिपिटेशन, ठीक है, बरसन। ये पानी की मात्रा पे, वर्षा की मात्रा पे डिपेंड करता है। तो आसान सा प्रश्न था, ठीक है, कर लेंगे। बाकी ये सब जान ही रहे हैं ना, इक्वेटर खींचना, बाकी ऊपर बढ़ते रहना पोल तक, नीचे साउथ हेमिस्फीयर में बढ़ते रहना पोल तक, तो आपका पूरा वेजिटेशन समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखें 14, देखें निम्नलिखित में से किसके द्वारा मोर देन अ बिलियन रीजन, मोर देन अ बिलियन रीजन, और क्या है आगे, द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन। ये पूरा का पूरा एक शीर्षक है, एक टाइटल का नाम है। तो देखो यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है ना, चिल्ड्रन लिखा है, तो यहाँ से एक चीज़ तो हम लोग पकड़ सकते हैं, यूनिसेफ, यानी तीसरा ऑप्शन तो होगा, क्योंकि ये बच्चों के लिए काम करता है। और बच्चों के साथ क्या दिक्कत है? बच्चों के साथ है फोर्स लेबर की, है ना, फोर्स लेबर की। तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन और ऐड हो जाएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 1 और 3, यहाँ पे दोनों ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कीजिएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट के संदर्भ में भारत के बारे में क्या बताया गया है? इस रिपोर्ट ने भारत के बारे में बताया है कि भारत एक निम्न मध्यम आय वर्ग देश है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अप्रैल के मंथ में एक टॉपिक और पढ़ेंगे आप लोग जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट हर साल पब्लिश होती है। इसमें आप देखेंगे कि ठीक है, भारत में ये जो अरबपतियों की संख्या है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ये बात सही है, लेकिन साथ साथ में डिस्पैरिटी भी बढ़ रही है ना। चलिए 16 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 की थीम क्या थी? अब तो 2024 भी आ गया, ठीक है, 4 मार्च ये जो 8 मार्च 2024 का भी निकल गया। और अभी 2 दिन पहले करंट अफेयर्स आप लोगों को पढ़ाया हूँ, है ना, मार्च का, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था, थीम डिस्कस की थी। डे तो ठीक है, आसान है, सब लोग जानते हैं, 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को होता है। और इसकी जो थीम थी 2024 की बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैंने जिक्र किया था कि इसकी जो थीम है वो इस तरीके की है कि इस थीम को किसी के भी साथ आप ऐड कर सकते हैं और आपको कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर। इंस्पायर इंक्लूजन, ठीक है, इंस्पायर इंक्लूजन, ये 2024 की थीम है। चूँकि यहाँ पे 2023 का पूछा है तो 2023 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये ठीक है, डी ऑप्शन पढ़िए, डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 2024 का भी याद रखना है, ठीक है, 2024 की छोटी सी थीम है, लेकिन जो इसका दायरा है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इंक्लूसिव जो शब्द है, इंक्लूजन जो शब्द है वो इसमें ऐड है। और साथ में ये भी सीखा था हम लोगों ने कि सबसे पहले यानी पहली बार
1911 में, पहली बार 1911 में ये महिला दिवस सेलिब्रेट किया गया था। और अगर यूएन की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, तो ये पहली बार 1975 में मनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस ने 1975 में मनाया था। अगर इन जनरल पूछे तो 1911 लगा देना, ठीक है। चलिए देखें 17 दोहा राजनीतिक घोषणा यानी दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू, सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में कवर किए हैं। ये जो दोहा पॉलिटिकल डिक्लेरेशन है ये है एलडीसी के लिए, ठीक है। ये जो लो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं इनके लिए, सबसे कम विकसित देशों के लिए ये एक्शन है। एक दोहा कार्य योजना हम लोग पढ़ते हैं, दोहा प्रोग्राम पढ़ते हैं 2022 से 2031। 18 देखिए, प्रोटॉन बीम थेरेपी का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं कैंसर के लिए, ठीक है। एक बीम को यहाँ पे शरीर के अंदर जो कि रहेगी प्रोटॉन की, है ना, एक तरीके से मशीन है जो बीम को क्रिएट करती है, जनरेट करती है। प्रोटॉन बीम रहती है और उसके माध्यम से फिर जो ट्यूमर वगैरह रहता है वहाँ तक पहुँचाई जाती है उस बीम को, तो वो फिर काट छाट देता होगा, ठीक है। एक तरीके से आप लेजर टाइप का जो उपचार होता है ना, उस तरीके का समझ सकते हैं। 19वां देखिए, अमेजन वर्षावन, ये वनोन्मूलन जो है यानी प्राइमरी ड्राइवर ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन भी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। अमेजोन का पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इंडिया का पूछते तो हो सकता उत्तर हो जाता शहरीकरण। अगर भारत में डिफॉरेस्टेशन की अगर बात करें तो वहाँ पे प्राइमरी रीजन एक अर्बनाइजेशन भी है, ठीक है, शहरीकरण भी है। लेकिन यहाँ पे चूंकि अमेजन वर्षावन की बात हो रही है तो यहाँ पे जो प्राइमरी ड्राइवर है, प्राइमरी फैक्टर है वो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। सी से कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा है वो, है ना, अमेजन वर्षावन के लिए पूछ रहा है। देखें 20, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बताइए, तो सब पुराने क्वेश्चंस हैं, बहुत दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, आईईपी बोलते हैं इसे, आईईपी। इसका एक बार हेडक्वार्टर पूछा था, हेडक्वार्टर याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। 21 देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में शीर्ष रैंक हासिल की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। अब 2022 को देख के ऐसा मत समझना भाई कि ये पुराना करंट अफेयर्स है, ठीक है, एक साल पुराना भी पूछ लेता है यूपीपीसीएस। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, कर्नाटक। 22वां देखा, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन लॉन्च किया। ये टेम्पो क्या है, फुल फॉर्म देखें तो कुछ शायद आइडिया लग सके। ट्रोपोस्फेरिक एमिएशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। तो हम लोग को बस एक शब्द पकड़ना है यहाँ पे, कम से कम ऑब्जेक्टिव तो पता चल जाएगा क्या है ये। ट्रोपोस्फेरिक की बात हो रही है यानी ट्रोपोस्फेयर जो हम लोग पढ़ते हैं, क्षोभमंडल जो पढ़ते हैं, ये प्रोजेक्ट है नासा का, ठीक है। इसरो के बारे में तो जानते हैं, इंडिया की है, ठीक है। नासा यूएसए की है, जाक्सा जापान की है, और रॉसकॉस्मोस ये रसिया की है, ठीक है, रसिया की स्पेस एजेंसी है। 23 अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में मान्यता दी गई। सिंपल सा क्या पूछा गया, मिनी रत्न किसको अभी दिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा अपडेशन चाहिए, तो अपडेशन तो करंट अफेयर्स में होता ही रहता है। 2024 की स्थिति बताइए, ठीक है, अप्रैल की। अप्रैल 2024 में महारत्न कितनी कंपनियां हैं, ये होमवर्क है आपका, जल्दी से बताइए। और नवरत्न कितनी है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बताइए। और साथ में ये भी बताना है कि अभी लेटेस्ट महारत्न कौन सी है। यहाँ पे 23 में आंसर क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। आप क्वेश्चन यहीं से तैयार कीजिए, लेटेस्ट वाला, ठीक है। पुराने क्वेश्चन खासतौर से महारत्न और नवरत्न में नहीं पूछे जाते। देखें 24, कम्मन ग्रेप्स जो है हाल ही में भौगोलिक संकेत टैग मिला है, ठीक है, जीआई टैग मिला है, यह संबंधित किस स्टेट से है। सबसे पहले तो बताइए जीआई टैग देता कौन है। ये जीआई टैग जीआई रजिस्ट्री देती है, ठीक है, चेन्नई में स्थित है। और इससे रिलेटेड हम लोग एक एक्ट भी पढ़ते हैं, अधिनियम भी पढ़ते हैं, जीआई टैग एक्ट पढ़ लीजिए, ठीक है उसको। लेकिन आपको याद क्या रखना है, एक्ट का ईयर याद रखना है 1999। ये 2 चीज़ें हम लोग जीआई टैग के बारे में पढ़ते हैं। बाकी यहाँ पे जो कम्बन अंगूर है ये किस स्टेट का है, ये तमिलनाडु का है, ठीक है, कम्बन अंगूर। कम्बन नहीं है, कम्बम है, ठीक है, कम्बम। 25 में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम डे बताइए कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। और आज क्या है, आज 22 अप्रैल है। तो सभी को क्या, अर्थ डे की शुभकामनाएं। अब यहाँ पे जीआई टैग की बात हुई है तो 2 चीज़ें और जल्दी से यहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। एक है मातावारी पेड़ा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मातावारी पेड़ा, पेड़ा से समझ लीजिए, पेड़ा तो खाते हो ना भाई, पेड़ा है।
और दूसरा है पचरा, कचरा नहीं पचरा। मातावारी पेड़ा ये प्रसाद के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। ये डेयरी प्रोडक्ट है, इसको भी अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। और पचरा जो है यह एक कपड़ा है, ठीक है। वहाँ के लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं वो यूज करते हैं, हाथ से बनाते हैं, हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। अब दोनों हैं कहाँ कहाँ के, थोड़ा सा देख लीजिए। दोनों ही एक ही जगह के हैं और स्टेट का नाम है त्रिपुरा, याद रह जाएगा, मातावारी पेड़ा और पचरा। देखें 26, गंभीर सामाजिक अलगाव का एक रूप जिसे हिकिकोमोरी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में प्रचलित है। ये तो एक तरीके से नया शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हिकिकोमोरी। हिकिकोमोरी से तो इतना समझ में आ रहा है कि ये जापान का शब्द होगा, है ना, जापान का होगा या फिर साउथ कोरिया का होगा, नॉर्थ कोरिया का होगा, पर कोई नहीं, ऑप्शन में ऐसा कुछ है नहीं। जापान दिख रहा है, जापान हम लोग लगा देंगे। इसका मतलब बस इतना है कि ये जो जापानी शब्द है ये ग्रुप को इंडिकेट करता है, ग्रुप को एक रिप्रेजेंट करता है, और ये ग्रुप है युवाओं का। ऐसे युवाओं का ग्रुप है जो एक समय अपना घर छोड़ दिए थे और अलगांव में रह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। जैसे ये क्वेश्चन ना दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में या फिर समाचारों में रहा ये शब्द हिकिकोमोरी, इसका मतलब क्या है, तो मतलब लगा देना, ठीक है। युवा वयस्क हैं जो एक समय अपना घर बार छोड़ दिए थे, समाज से अलग हो गए थे, ये सारी चीज़ें हैं। 27 है, बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया। बैसाखी महोत्सव जम्मू कश्मीर, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश नहीं लगाना है और ना ही हरियाणा लगाना है। 28 देखें, भारत में बाघ गणना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टाइगर सेंसस पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन पूछा जाए। देखिए इसमें पहला स्टेटमेंट है, यह भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है। इसमें जो संस्करण पूछा जा रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि भाई गिने चुने बाघ हैं तो पता होना चाहिए कितने नंबर की काउंटिंग है। तो इसमें संस्करण को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार संस्करण क्यों पूछ रहा है, एडिशन क्यों पूछ रहा है। एडिशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात बाघ की हो रही है और एक ऐसे जीव की चर्चा हो रही है जो ख़त्म होने के कगार पर है। तो ये जो है भारत की बाघ गणना का 5वां चक्र है या फिर 5वां एडिशन है, जिससे पता चलता है कि देश में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, इंक्रीमेंट तो हो रहा है बाघों की संख्या में। दूसरी बात है शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के जो मैदानी इलाके हैं इसमें बाघों की आबादी में गिरावट आई है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये जो दो रीजन है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं या फिर ये गंगा का मैदानी भाग है, यहाँ पे बाघों की आबादी में इंक्रीमेंट हुआ है, गिरावट नहीं आई है। जहाँ पे गिरावट आई है वो कुछ स्टेट हैं, जैसे झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, यहाँ पे गिरावट आई है, लेकिन यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, ध्यान रखना है आपको, ठीक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो गया, ये सही है और सही बताना था, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 2022 की बात हो रही है ना, 2022 की सेंसस की बात हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं ये आपको याद रखना है, 3167, ये एग्जैक्ट याद रखना है, ठीक है। 3167 ही हैं भारत में टोटल टाइगर। और एक डेटा और हम लोग को बिल्कुल रटा हुआ था, 2967। ये जो सेंसस था ये 2018 का सेंसस था। 2018 में जब काउंटिंग हुई थी टाइगर्स की तब 2967 डेटा आया था सामने। 2022 में जो काउंटिंग हुई उसमें 3167 आया, तो इंक्रीमेंट तो दिख ही रहा है। अब अगला जो सेंसस आएगा वो 2026 में आएगा, ठीक है। हर 4 साल में सेंसस होता है टाइगर का, टाइगर की काउंटिंग का सेंसस जो है या फिर टाइगर की जो गिनती होती है वो हर 4 साल में होती है, ठीक है, 2 साल में नहीं होती है। तो एक स्टेटमेंट ये भी आपको सीखना है कि हर 4 साल में काउंटिंग होती है। कर लेंगे, चलिए। ये नंबर ऑफ टाइगर्स याद रखना 3167। भारत ने किस देश में मौजूदा संकट के कारण अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था, बताइए। सूडान, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आसान है। 30वां देखिए, विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, कौन पब्लिश करता है भाई, WDR यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, ठीक है। रिपोर्ट और जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दी है या फिर अभी भी रिलीज करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके द्वारा जो रिलीज किया जाता है रिपोर्ट्स को, इसके बारे में भी पूछा जाता है, तो इनको ध्यान रखिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट GGR है ना, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट जारी की जाती है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो होती है GCR, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये भी WEF ही जारी करती है, ठीक।
ठीक है। तीसरी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट जो होती है इसके द्वारा, ट्रैवल, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समय अवधि क्या है? समय अवधि आपको याद रख लेना है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 2023 से 2031, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी यार आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखें 32 निम्नलिखित में से विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आसान है, विश्व विरासत दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे ऑब्जर्व किया जाता है 18 अप्रैल को। चलिए होमवर्क है आपके लिए, जल्दी से बताइए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत की कौन कौन सी साइट्स हैं जो लिस्टेड हैं, यानी कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया से, वो आपको जल्दी से बताना है। 33 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिए। भारत में प्रथम जल निकाय जनगणना यानी फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? ये स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये जो सेंसस था नंबर कौन से नंबर पे था, तो ये पहला है, ये भी ध्यान रखना है। इसमें ये जो वाटर बॉडी की संख्या है, इसमें सबसे ज़्यादा है वेस्ट बंगाल में और सबसे कम है सिक्किम में, ठीक है। वेस्ट बंगाल फर्स्ट यहाँ पे है और सिक्किम यहाँ पे लास्ट है नंबर ऑफ वाटर बॉडीज़ में। तो यहाँ पे सबसे अधिक पूछा था, तो क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। सबसे कम पूछता तो सिक्किम राइट आंसर हो जाता। 34 फैक्चुअल क्वेश्चन है, पुष्करलू महोत्सव 2023 निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया गया? उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। पुष्करलू महोत्सव ऑब्जर्व किया जाता है, सॉरी सेलिब्रेट किया जाता है बनारस में, ठीक है, वाराणसी में। चलिए देखें 35 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा, किस मिनिस्ट्री द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा गया? इंडियाज 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। वैसे ये इनिशिएटिव सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री का नहीं है, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ साथ महुआ भी है। महुआ समझ रहे हैं ना, शॉर्ट में बोलते हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ ये जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री है, इसे महुआ कह रहा है। तो इन दोनों का ये कार्यक्रम है। 36 साथी पोर्टल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साथी पोर्टल ये जो करंट अफेयर्स है, ये आपको मिलेगा अप्रैल के सेकेंड वीक का जो करंट अफेयर्स वीडियो अपलोड करेंगे 8 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। PDF अभी प्रोसेस में है, बना रहा हूँ, 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगा, तो साथी पोर्टल बढ़िया से पढ़ लेना। इस पोर्टल का पहले पर्पज़ सीख लीजिए। पर्पज़ सेकंड पॉइंट में लिखा है, इसका उद्देश्य बीज उत्पादन, गुणवत्ता वाले बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करना है। सीधा सा मतलब क्या है यहाँ पे, ये एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ पोर्टल है। दूसरी बात सही है। पहली बात है, इसे भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से NIC राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया पोर्टल की बात है। और गवर्नमेंट के जो पोर्टल हैं वो कौन करता है? NIC देखता है। ये ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, हो जाएगा साथी पोर्टल। लेकिन 37 खबरों में देखी गई मोंटीवीडियो मारू का संबंध किससे है? ये मोंटीवीडियो मारू एक जहाज़ था, ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है, उस समय पे डूब गया होगा, तो फिर से खोजा गया, पानी के अंदर मिला है, और ये जहाज़ था जापान का। इसी तरीके से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, ये जो कोमागाटा मारू है ना, ये भी एक जहाज ही था। देखें 38 भारत और निम्नलिखित में से किस देश ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, और यहाँ पे की वर्ड हम लोग को दिख रहा है नेट जीरो। ये ज़्यादातर आप लोग कहाँ पे पढ़ते हैं? ये हम लोग इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें जब पढ़ते हैं तो ये नेट जीरो हमेशा देखते हैं। कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं तो ये शब्द देखने को मिलता है ना। कार्बन सिक्रेशन की बात करते हैं, कार्बन उत्सर्जन की बात जब होती है तो नेट जीरो की बात आती है। तो ये सीधा सीधा क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है। और ये जॉइंट एक तरीके से ये जॉइंट एफर्ट है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखें 39 मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ये जो सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है, इसमें काम करेगा भारत और USA। ये ऑप्शन यहाँ पे ठीक है, ठीक है। वार्ताएं वगैरह होती हैं तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं, उसी से क्वेश्चन बना के फिर हम लोगों से पूछा जाता है। देखें 40 निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली रेशे वाली फसलें हैं? तो ये तो आसान सा प्रश्न है। सिल्क जो है रेशा होता है, ठीक है, जूट कंप्लीट रेशा, कॉटन कंप्लीट रेशा,
मोटे अनाज तो नहीं होते हैं रेसे वाली, ये रेसे वाली फसलें नहीं है मोटे अनाज, मिलेट्स नहीं होते हैं। तो चौथे ऑप्शन को हटा दीजिए, 1 2 3 हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। कपास की अगर बात करें तो प्रोडक्शन के लिए कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है, कौन सा स्टेट करता है, महाराष्ट्र करता है, गुजरात करता है, मध्य प्रदेश करता है। ठीक है। और सॉइल किस तरह की चाहिए होती है यहाँ पे, ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल के लिए, ब्लैक सॉइल में यहाँ पे कपास का प्रोडक्शन अच्छा होता है। इसकी कुछ विशेषताएं बताएंगे, प्रॉपर्टी बताएंगे ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल की प्रॉपर्टी है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है। 41 आसान सा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिवस को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में जाना जाता है, 24 अप्रैल। और अगर बैकग्राउंड में जाते हैं तो ये सब हम लोग जान ही रहे हैं, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था और 74 था, है ना। ये पंचायती राज PRI इंस्टीट्यूशन जो थी इसी से आई ना, 73 और 74 से, ग्राम पंचायतें और यहाँ पे शहर की सरकारें, नगर पालिकाएं, नगर निगम वगैरह। तो इसी डेट को ये एक्ट था, उसी डेट से इसको मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि पहली बार इसको कब ऑब्जर्व किया गया था पंचायती राज दिवस को, तो ध्यान रखना है, ईयर याद रखना है 2010 में। ठीक है, 2010 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। देखें 42 विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में बताइए। ये क्वेश्चन तो पुराना हो गया, खैर फिर भी देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ठीक है, यही देखता है और हर साल पब्लिश की जाती है इस रिपोर्ट को, ये ध्यान रखना। द्विवार्षिक नहीं है, ये वाइनिलियन नहीं है, एनुअल है। तो पहली बात तो गलत हो गई। दूसरी बात है इसमें कहा गया है कि भारतवर्ष 2025 तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। ये 2025 तक नहीं था, आज की डेट में ही इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है ना। ये 2023 था, मिड 2023 तक इन्होंने अनुमान लगाया था। और अभी प्रेजेंट में देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन कितना है, 143.5 करोड़ है। ठीक है। और चाइना की देखें तो 142.5 करोड़ है। तो ये आज का डेटा है, तो अभी ज़्यादा है इंडिया की। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों ही गलत हैं, सही कोई नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। आगे चलें, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगें ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी वेव्स होती हैं, ऑप्शंस में दिख रहा है। प्राइमरी वेव्स, ये सरफेस वेव्स होती हैं। ठीक है। सेकेंडरी वेव्स, एल तरंगें भी हैं, जिसमें से ये जो पी तरंगें हैं यानी प्राइमरी वेव्स, ये बहुत पावरफुल है और ये तीनों मीडियम से ट्रैवल कर सकती हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। सेकेंडरी वेव्स जो होती हैं ये केवल और केवल सॉलिड मीडियम में ये ट्रैवल करती हैं। बाकी देखिएगा पुराने टेस्ट में 44 है, ज्वालामुखीय भू आकृतियों में एक बड़े गुंबद के आकार की अंतर्वेदी चट्टान, हिंदी में दिक्कत हो रही हो इंग्लिश पढ़ लीजिए, जिसका आधार समतल होता है और नीचे से एक पाइप जैसी नली से जुड़ा होता है जो अधिक गहराई पर स्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं। सिंपल सा आकृति का शेप देके, शेप को यहाँ पे डिफाइन करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब यहाँ पे डोम शेप्ड लिखा है तो डोम शेप्ड बना दे रहा है, ये डोम शेप्ड हो गया। आधार यहाँ पे समतल आपको दिख ही रहा है और एक नली बना दिया। ठीक है, मशरूम की तरह डिज़ाइन होगी। इस चीज़ को डाइक बोलते हैं। ठीक है, डाइक। और इस पूरी डिज़ाइन को बोलते हैं या फिर पूरी आकृति को बोलते हैं, ये वोल्केनिक लैंडफॉर्म है ना, ये मैग्मा से ज़मीन के अंदर बनता है, जहाँ जहाँ पे जगह खाली रहती है वहाँ पे फेल हो जाता है, और इस आकृति को बोलते हैं लेकोलिथ। बाकी चीज़ें भी देख लीजिएगा। ठीक है, इमेज लगा दूंगा तो आपको यहाँ पे सारे लैंडफॉर्म्स दिख जाएंगे, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो होते हैं। देखें 45 टेक्टोनिक प्लेट से क्वेश्चन है, विवर्तनिक प्लेटों के बारे में बताइए। पहला क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आर द साइट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड रिफ्ट वैली। मतलब अब सारी सीमाएं समुद्र तल के फैलाव और दरार घाटियों का स्थल है। ये एक हम लोग पढ़ते हैं अभिसारी और एक पढ़ते हैं अपसारी। इंग्लिश में थोड़ा सा आसान हो जाता है, अपसारी को इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, और अभिसारी को बोलते हैं कन्वर्जेंट। तो कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज का मतलब है पास में आना दो प्लेटों के, और डाइवर्ज का मतलब है कि प्लेटों का एक दूसरे से दूर जाना, यानी फैलाव। तो यहाँ पे फैलाव लिखा हुआ है, दरार घाटियों का स्थल है। ठीक है, पहली बात सही है। कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास फॉल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। मूवी भी बन चुकी हैं इस पर तो कई। एक अभिसारित परिसीमा का एक उदाहरण है। अभिसारित यानी ये कन्वर्जेंट बोल रहे हैं, तो ये बताना कि सैन एंड्रियास फॉल्ट जो है वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। और इसके साथ साथ यानी डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के साथ एक बाउंड्री और हम लोग पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके भी, सी फ्लोर पे जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फाउंड की गई हैं। इसकी एक विशेषता होती है,
इस बाउंड्री पर जहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री ये लाई करती है, वहाँ पे जो ज़मीन है या फिर लिथोस्फीयर बोल लीजिए, वहाँ पे जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर यहाँ पे ना तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। और इसमें अगर आप मूवमेंट देखेंगे दो प्लेटों का, तो साइडवेज में यहाँ पे स्लाइड करती हैं दो प्लेटें, एक प्लेट ए है और दूसरी प्लेट ए है, और यहाँ पे स्लाइड हो रहा है, साइडवेज में स्लाइड हो रही हैं दोनों प्लेटें, और यहाँ पे डिस्ट्रॉय और क्रिएशन कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसी बाउंड्री का सबसे अच्छा एग्जांपल है सेंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अभिसारित गलत है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होना चाहिए, बी ऑप्शन यहाँ पे बी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, सही बताना था, केवल एक हो जाएगा। 46 देखें, 46 में पोलर फिलिंग फोर्स इज रिलेटेड टू, ध्रुवीय प्लायन बल क्या है ये। जब हम लोग पढ़ते हैं रोटेशन अर्थ का तब ये चीज़ें समझ में आती हैं। अर्थ देख रहे हैं, इक्वेटर भी देख रहे हैं और पोल भी देख रहे हैं। इक्वेटर की अगर बात करें तो इक्वेटर पे यहाँ पे उभार दिखता है ना पृथ्वी पर, और साथ में ये भी पढ़ते हैं कि इक्वेटर पर जो जी की वैल्यू होती है, यानी ये जो ग्रेविटेशनल पुल है, यहाँ पे आपका वजन कम फील होता है, और पोल पे जाएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ जाती है, यानी आपको वहाँ पे आपका भार थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस होगा। इसी को दूसरी भाषा में बोलें तो एक फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल जो केंद्र की तरफ लगता है। अब यहाँ पे आप बताइए आप कहाँ पे खड़े होंगे जहाँ पे अपकेंद्रीय यानी सेंटर की तरफ फोर्स ज़्यादा होगा। आप पोल की तरफ, अगर आप पोल पे खड़े हैं तो अपकेंद्रीय बल वहाँ पे ज़्यादा होगा, और अगर आप इक्वेटर पे खड़े हैं तो आप अपकेंद्रीय बल को यहाँ पे कम महसूस करेंगे, यानी इक्वेटर से किसी भी चीज़ को फेंकने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? इसलिए आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि जो भी सैटेलाइट्स हैं वो लगभग इसी जोन से लॉन्च की जाती हैं, ठीक है, पोल से नहीं लॉन्च की जाती। समझ में आया? तो ये किससे संबंधित है? ध्रुवीय प्लायन बल, ये पृथ्वी का परिभ्रमण हो जाएगा, रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखें 47, भू प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्वों को उनके भार के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अर्थ क्रस्ट पर जो आपको मेजर एलिमेंट दिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में बिठाइए। तो आसान है, तो सीएल सीमा से हो जाएगा, ठीक है, सीएल सीमा। और एक चीज़ और होती है नीफे, है ना, तो सबसे ज़्यादा तो सिलिकॉन होता है, ऑप्शन में सिलिकॉन है नहीं। उसके बाद एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम भी नहीं है ऑप्शन में। इसके बाद आपको मिलेगा आयरन, फिर मिलेगा कैल्शियम, फिर इसके बाद मिलेगा सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर लास्ट में मैग्नीशियम। तो यहाँ पे सबसे कम कंट्रीब्यूशन मैग्नीशियम का दिख रहा है ना, तो मैग्नीशियम यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, तो इससे आप मिला लीजिए। और चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में मिलाना है तो मैग्नीशियम की स्थिति सबसे आगे होगी, ठीक है। तो मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद फिर पोटेशियम हो गया ज़्यादा, उसके बाद फिर सोडियम हो गया, और सबसे ज़्यादा फिर यहाँ पे कैल्शियम हो गया। हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। देखें 46, यह एक विज्ञान है जो चट्टानों की उत्पत्ति, इतिहास, घटना, संरचना, रासायनिक संरचना और वर्गीकरण से संबंधित है। ये तो बहुत आसान है ना, क्या बोलेंगे इसे? इसे बोला जाता है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी की डेफिनेशन ही लिख दी मोटी मोटी। 49 है, निम्नलिखित में से किस समुद्र की कोई तटरेखा नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है, सरगेसो सागर हम लोग पढ़ते हैं अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में। सरगेसो नाम की ये क्या है? ये घास है, ठीक है, ग्रास है, और साथ में ये फूड भी है ना, किसका? मछलियों का। और आप इसी के आसपास फिश बैंक भी देखेंगे, है ना, फिश बैंक, यहाँ से खूब ज़्यादा मात्रा में मछलियों को यहाँ पे पकड़ा जाता है। 50 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित है? अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है आज की डेट में। मोजाम्बिक करंट जो है ये इंडियन ओशियन में आप देखते हैं, अग्लवास ये भी इंडियन ओशियन में देखते हैं, फॉकलैंड धारा ये आप अटलांटिक ओशियन में देखते हैं, कुरोशियो धारा ये आप पैसिफिक ओशियन में देखते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं मैप लगा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और सारी धाराएं देखिए, वार्म करंट भी देखिए, कोल्ड करंट भी देखिए। 1 मिनट का समय लगेगा लेकिन सारा रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, इतना ही, 50 क्वेश्चन रिवाइज कीजिए बढ़िया से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।